हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज डिस्कस करने वाली हूँ लेसन थर्ड मौर्य डायनेस्टी, मौर्य काल के बारे में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। लेसन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट चैप्टर था प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक कला, और सेकंड चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास। सो जूम कर लेते हैं, ये लोकेशन है मौर्य डायनेस्टी का। पॉसिबिलिटीज हो तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करना है। जैसा कि फ्रंट में आपको लॉयन कैपिटल देखकर पता चल गया होगा, सारनाथ का लॉयन कैपिटल। मौर्यकालीन कला के बारे में पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, देन लॉयन कैपिटल के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई। ये दोनों धर्म श्रमण परंपरा के अंग थे। दोनों धर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य था। मगध कैसा राज्य था? एक शक्तिशाली राज्य था। शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने अन्य राज्यों को अपने निमंत्रण में ले लिया। ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था और ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्यों के निमंत्रण में आ गया। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, अशोक कौन थे? सबसे शक्तिशाली राजा थे। वैसे तो जैन धर्म पे बिलीव करते हैं, लेकिन अशोक, इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे। कैसे किए इनके बारे में देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया था। धार्मिक पद्धतियों के कई आयाम होते हैं, वे किसी एक पूजा विधि तक सीमित नहीं होते। सॉरी, नेक्स्ट लाइन देखिए। उस समय यक्षों और मातृदेवियों की पूजा भी काफी प्रचलित थी, इसीलिए तो यहाँ की यक्ष यक्षी बहुत फेमस रही है। इस प्रकार पूजा के अनेक रूप विद्यमान थे, तथापि इसमें बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हुआ। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफी लोकप्रिय रहा था, लेकिन आगे चलकर यह बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन हो गया था। खंबे, मूर्तियां और शैलकृत वास्तुकला। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा का एक अंग हो गया। तथापि इस कला विधि में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए, चट्टानें काटकर गुफाएं और विशाल मूर्तियां भी बनाई गई। ठीक है, स्तूपास भी रेडी किए गए, यहाँ पे चट्टानों को काटकर गुफाएं भी बनी हैं और स्तंभ भी बने हैं। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और यह देखने में आया है कि एक्मेनिकल साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे विशाल स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ एक्मेनियन स्तंभों से भिन्न किस्म के हैं, थोड़े डिफरेंट थे। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ हैं, जिसमें उत्कीर्णकर्ता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि एक्मेनियन स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, स्तंभ को टुकड़ों टुकड़ों में जोड़कर बनाया और यहाँ पे जो बनता था वो मोनोलिथिक वे में बनता था। मौर्य काल में प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। शिलालेख मीन्स जो रॉक कट
ये रॉक कट क्या बोलते हैं इनको, स्तंभ होते थे। ठीक है, इन स्तंभ पर शिलालेख राइटिंग भी लिखी हुई होती थी, रॉक पर रॉक स्क्रिप्ट भी मिलते थे। ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृति उकेरी हुई है। सभी आकृतियां हष्ट-पुष्ट हैं और उन्हें एक वर्गाकार या गोलाकार वेदी पर खड़ा उकेरा गया है। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया। शीर्षकृतियों वाले स्तंभ, प्रस्तर स्तंभों में कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित हैं, सेव हैं, और बिहार में बसरा, बखीरा, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा बुल कैपिटल, उत्तर प्रदेश में सनकिसा और सारनाथ में देखे जा सकते हैं। ये सारे स्तंभ अभी प्रेजेंट टाइम है। देखिए एक ये स्तंभ है, सजावटी कमल सहित स्तंभ का शीर्ष। स्तंभ इस टाइप के होते हैं, इसका लुक देखिए। अब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो स्तंभ का डायरेक्शंस होता था वो कैसा होता था। देखिए ये जो है, ये वाला एरिया, इसे बोलते थे लाट। ठीक है, और ऊपर वाले इसको बोलते थे परगा। इसे परगा बोलते थे और नीचे लाट। यहाँ तक है परगा और ये है लाट। स्तंभ को दो भागों में बांटा जाता था, लाट और परगा, लेकिन कुछ विद्वानों ने इन्हें तीन बताए हैं। वो तीन थे, ठीक है, शीर्ष, परगा और लाट। कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये दो परगा और लाट याद रखिएगा, मोनोलिथिक वे में रेडी किए जाते थे। और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किसको क्या कहा जाता था। देखिए शीर्ष, जहाँ पर जानवर हैं, इसे शीर्ष कहा जाता था। ठीक है, ये चौकी है, उसके बाद ये वाला एरिया कंठा है, फिर ये मेखला है जो लोटस की तरह बना हुआ है, ये मेखला है। मेखला के नीचे बैठकी है, लोटस वाला बैठकी है, इसके नीचे यहाँ पर मेखला है। क्लियर? एक बार मैं यहाँ नोट लिख देती हूँ, आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। शीर्ष, शीर्ष वो वाला एरिया होता है जहाँ पर एनिमल्स को पिक्टोग्राफ में कंपोज किया जाता है। सेकंड है चौकी, चौकी ये वाला एरिया है जहाँ डिजाइनिंग की गई है। फिर है कंठा, कंठा ये है, ये जो थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है इसे कंठा बोलते हैं। कंठा के बाद फोर्थ नंबर पर है बैठकी। बैठकी कौन है? तो जो लोटस की तरह बना हुआ है, दिस वन इज बैठकी। ओके, एंड द लास्ट वन इज मेखला। मेखला क्या है? तो मेखला जो बैठकी है, ये लोटस के नीचे वाला थोड़ा सा जो शेप बचता है उसे बोलते हैं मेखला। ठीक है, पिक्चर के थ्रू आपने देख लिया है तो मेक श्योर अब आप कभी भूलेंगे भी नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्तंभ एकात्मक शैली में बनाया जाता था, मोनोलिथिक वे में, ऊपर से नीचे की तरफ। इसका जो डायरेक्शंस होता था वो ऊपर से, एक सेकेंड, ऊपर से नीचे की तरफ रेडी किया जाता था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कैसे बनाया जाता था तो ऊपर से नीचे की तरफ बनाया जाता था। और कैसा होता था? तो मोनोलिथिक वे में होता था। इसके टू पार्ट्स थे, लाट और परगा। कुछ विद्वानों ने इसको तीन बताए हैं, जिनमें से शीर्ष, परगा और लाट है। और परगा में 5 पार्ट्स होते हैं, शीर्ष, चौकी, कंठा, बैठकी और मेखला। प्लीज इसे नोट डाउन जरूर कर लिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, नेशनल एम्बलम कहा जाता है। यह बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हैं। उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरन आदि को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है, जिनमें मूर्तिकला के उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र प्रवर्तक मुद्रा में इसका मानक प्रतीक है। बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष, यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गईं। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभ बनाए व स्थापित किए गए और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गईं।
इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद हैं, जिसमें यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है, और यह भी जाना जा सकता है कि यक्ष पूजा आगे चलकर किसी तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुतिकरण का अंग बना। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गईं। ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में बनाई गई हैं। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व यह है कि इनकी सतह पॉलिश की हुई यानी चिकनी है। इनके चेहरे पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता एवं स्पष्टता दिखाई देती है। अन्य अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दीदारगंज, पटना से देखा जा सकता है। यह एक लंबी, ऊंची, सुगठित प्रतिमा है और इसे देखने से पता चलता है कि इसका निर्माण मानव रूपाकृति के चित्रण में कितनी अधिक निपुण और संवेदनशील था। इस प्रतिमा की सतह चिकनी, ठीक है, चिकनी थी उसकी सतह, जो सरफेस हुआ करता था। पक्की मिट्टी से बनी आकृतियों और इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि से बहुत सुंदर दिखाई देता है। ओडिशा में धौले स्थल, जिसे धौले चट्टान बोलते हैं, चट्टान को काटकर ये धौले स्थल बनाया गया है। विशाल हाथी की आकृति भी इस मूर्ति के रेखांकन लय परखी हुई सुंदरता से उत्कृष्ट उदाहरण है। बहुत फेमस है ये धौला स्थल, पूछा जाता है, मौर्य डायनेस्टी का है, ठीक है। इस समय सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति निपुण के सुंदर उदाहरण हैं। बिहार में बराबर की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा, चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा, जिसमें लोमस ऋषि, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केव है लोमस ऋषि। देखिए, बराबर की गुफा के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, पहले ये पढ़ लेते हैं पूरा प्रॉपर, उसके बाद बराबर की गुफा के बारे में बताएंगे। वहां से काफी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाया करेगा। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। लोमस ऋषि की गुफा कहते हैं, इस गुफा के प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्याचाप मेहराब की तरह सजा धजा सा है, डेकोरेटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला, नोट्स बना रहे हैं तो इससे नोट्स में जरूर कैप्चर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है। इस गुफा के भीतर कक्ष आयताकार शेप में है, उसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है। प्रवेश द्वार बड़े कक्ष के एक तरफ दीवार पर है। यह गुफा मौर्य सम्राट द्वारा आजीविक पंथ संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई है। लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अलग अकेला उदाहरण है, मगर परवर्ती काल में पूर्व और पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई थीं, मीन्स इंग्रेव की गई थी। बौद्ध और जैन धर्म की लोकप्रिय के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने में शुरू हो गया, किंतु अनेक उदाहरण ऐसे भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमा भी बनाई रही। यह जान लेना जरूरी होगा कि दिस वन इज परखम यक्षा। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो काफी बार आपको ये वाले स्कल्पचर के बारे में आपने नाम भी सुना होगा। यक्ष परखम, ये परखम यक्षा कहा जाता है। ये कौन है? अजात शत्रु की प्रतिमा है, जिनको परखम यक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए ये प्रतिमा किसकी है तो पता होना चाहिए अजात शत्रु की प्रतिमा है, ठीक है। और मथुरा के परखम नामक ग्राम से मिला था। मथुरा के परखम नामक ग्राम से ये मूर्ति मिली हुई थी। वर्तमान में ये मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। मथुरा से मिली और मथुरा संग्रहालय में प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है। इसका माप है 9 फीट। अगर साइज पूछी जाए तो साइज है 9 फीट। इस मूर्ति पर मौर्यकालीन ओपदार पॉलिश चढ़ाया गया है, इसलिए कुछ विद्वान मौर्यकालीन भी इसे मानते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। पता है इस बुक की मुझे क्या खास बात बहुत अच्छी लगी, पिक्चर्स के साथ ही एक्सप्लेन किया गया है, इवन बहुत डिटेल्ड में।
चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। वैसे सभी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो सारे ही बुक्स में आपको न्यू देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। स्तूप अधिकतर बुद्ध की स्मृति चिन्ह रैलिक्स पर बनाए जाते हैं। ऐसे अनेक स्तूप बिहार के राजगीर, वैशाली, वैतद्वीप एवं पावा नेपाल में कपिल वस्तु, अल्लकप्पा एवं रामग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एवं पिपलीवान में स्थित स्थापित है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए जाते थे। बुद्ध के बहुत सारे जो अवशेष होते थे उन पर भी स्तूप बने हैं। टोटल 84,000 स्तूप बनवाए हैं। 84,000 स्तूप किसने बनवाए? अशोक ने। ऐसे स्तूप अवंती और गांधारा जैसे स्थानों पर बने हुए हैं जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए थे। पहले तो देखिए 8 स्तूप बने थे, उसके बाद अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। स्तूप, विहार और चैत्य। स्तूपा क्या होता है? तो स्तूपा उसे बोलते हैं लाइक बुद्धास की जो डेथ हो गई थी, एक ग्रेव कह सकते हैं, उनकी कब्र। ठीक है, स्तूपा के सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया गया। विहारा क्या होता है? जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे। और चैत्य जहाँ पर प्रेयर करते थे, प्रेयर हॉल। बौद्ध और जैन के मठीय संकुलों परिसर के भाग हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म के हैं। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी की स्तरीय संरचना का एक उदाहरण राजस्थान में बैराट स्थल पर स्थित स्तूप है। सांची का महान स्तूप, जिस पर आगे चर्चा की जाएगी, अशोक के शासनकाल में ईंटों से बनाया गया था। ठीक है, किससे बनाया गया था? ईंटों से बनाया गया था, और बाद में उसे पत्थर से भी ढक दिया गया और नई नई चीजें भी लगा दी गई थी। कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए जिनमें बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के दौरान और उसके बाद हमें ऐसे अनेक अभिलेखनीय साक्ष्य मिले हैं जिनमें दानदाताओं का नाम और कहीं कहीं तो उनके पेशे का नाम भी दिया गया। इन स्तूपों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों से लेकर गृहपति और राजा महाराजा भी शामिल थे। कई स्थलों पर सर्वश्रेष्ठ जनों या व्यापारिक श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए हैं जिनमें कलाकारों या शिल्पकारों का भी नाम दिया गया हो। अलबत्ता महाराष्ट्र में पितल खोहा गुफा में, पता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार, पितल खोहा गुफा में कलाकार कान्हा और कोडनो गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लेखनीय है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। पितलखुआ गुफा में किस कलाकार का नाम मिलता है? कान्हा का। और कोडनो गुफा में उसके बालक का नाम अवश्य उल्लेखनीय है। कुछ अभिलेखों शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियों जैसे प्रस्तर उत्कीर्णन, स्वर्णकार, पत्थर घिसने और चमकाने वाले बढ़ई आदि का भी उल्लेख मिलता है। मतलब जिन्होंने वो फॉर्म को कैप्चर किया है उनका भी नेम वहाँ पे मिल जाता है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था, लेकिन कहीं कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास संरक्षण के सौजन्य से कराए जाने का भी उल्लेख पाया गया है। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान का भी उल्लेख करते थे। मतलब वो दान पत्र पे जो लिखवाते थे किस जगह के थे उसके बारे में भी एक्सप्लेन करते थे। हाथीथौली और लोमस ऋषि गुफा। देखिए लोमस ऋषि गुफा का पिक्चर देख लीजिए। इवन काफी बार नेट जेआरएफ एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम, हर जगह ये पूछा ही जाता है। देखिए यहाँ पे कितने अलंकृत फॉर्म में दिखाए गए। ये तो पूछा जाता है कि ये तो पूछा जाता है कि कैसे है, तो कितना डेकोरेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी बराबर की गुफा के बारे में।
जितना भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, नोट्स बना रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। बराबर की गुफा गया से 19 किलोमीटर 19 मील, गया से 19 मील डिस्टेंस पर है। गया से 19 मील दूर बिहार में है। बिहार में है बराबर की गुफा। अशोक ने बराबर की पहाड़ी में ग्रेनाइट से 4 विहार गुफाएं बनवाए। बराबर में 4 विहार गुफाएं बनवाए थे। कौन बनवाया था? अशोक ने। अशोक ने बराबर की पहाड़ी में ग्रेनाइट से बनवाए थे। ये किससे बनाया गया है? ग्रेनाइट से। अगर मटेरियल पूछा जाए तो ग्रेनाइट से बनाया गया है। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से। बराबर की गुफाएं गया से 19 मील दूर बिहार में है। अशोक ने बराबर की पहाड़ी में ग्रेनाइट से 4 विहार बनवाए थे। विहार दैट मीन्स लिविंग प्लेस, जहां पे बहुत भिक्षु रहते थे। अशोक ने 4 विहारा बनवाए। पहला है सुदामा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट नंबर पर है सुदामा। सेकंड नंबर पर है कड़ चौपड़। कड़ चौपड़। थर्ड नंबर पर है विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी। और फोर्थ नंबर पर है लोमस ऋषि। लोमस ऋषि जिसका पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, ये 4 गुफा का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाए थे। कहाँ करवाए थे? बराबर की पहाड़ी पर ग्रेनाइट से। अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन गुफा कौन सा है, तो सबसे प्राचीन गुफा है सुदामा। और सबसे लेटेस्ट नवीन है लोमस ऋषि। लोमस ऋषि सबसे नवीन है। विश्व झोपड़ी को ही सुतार झोपड़ी भी कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व झोपड़ी को ही सुतार झोपड़ी कहते हैं। ये 4 गुफा बराबर की पहाड़ियों पर अशोक ने बनवाए थे। देखिए, ये जो लोमस ऋषि गुफा है, लोमस ऋषि गुफा, ये बहुत अलंकृत मेहराब द्वार हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। मेहराब द्वार कैसे हैं? काफी अलंकृत हैं। ठीक है, देखने से पता चल रहा है काफी अलंकृत मेहराब द्वार हैं। और हाथी की पंक्तियां बनी हैं। किसकी पंक्तियां बनी हुई है? हाथी की पंक्तियां बनी हैं। E.S. हॉरेस्टर की पुस्तक में बराबर की गहन का अध्ययन मिलेगा। ए पैसेज टू इंडिया, बुक का नाम है ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, प्लीज आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ए पैसेज ऑफ इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया बुक में, ये बुक थी किसकी? तो E.M. हॉरेस्टर। E.M. हॉरेस्टर की पुस्तक है। इसमें बराबर के गहन अध्ययन के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलता है ए पैसेज टू इंडिया बुक में। चलें फिर, ये तो क्लियर हो गया है, आगे देख लेते हैं। सिंह शीर्ष सारनाथ। सारनाथ के अशोक स्तंभ के बारे में सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। उसके बाद हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इतना सफिशियंट है। सबसे पहले देखिए, ये जो सारनाथ स्तंभ है कहाँ? ये यूपी में है, यूपी के सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पर है? तो ये बनारस से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। सारनाथ एक जगह है। सारनाथ का स्तंभ कला का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके सिर पर 4 जानवर बैठे हुए हैं। ये देखिए 4 एनिमल है। और ये कौन है? ये शेर है। 4 शेर हैं। और जो कैसे बैठे हैं? ये उकड़ू बैठे हुए हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि कैसे बैठे हुए हैं। पीठ सटाए उकड़ू, पीठ सटाए उकड़ू बैठे हैं। पीठ सटाए उकड़ू बैठे हुए हैं ये 4 जानवर। इसके शिखर का भाग सुंदर और आकर्षक है। जैसा कि आप देखिए कितना अट्रैक्टिव बनाया गया है, देख के कितना प्यारा सा लग रहा है। इसे राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम का आकर्षण दिया गया। क्या दिया गया? गौरव प्रदान किया गया। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम का। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था।
अगर पूछा जाए कि प्रथम उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए, सारनाथ में। प्रथम उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिए। धर्मचक्र प्रवर्तक कहते हैं इसे। पूछा जाए कि इसे क्या कहते हैं तो धर्मचक्र प्रवर्तक। इसी उपलक्ष्य में अशोक ने 242 ईसा पूर्व में यह स्तंभ स्थापित कराए थे। ठीक है, टाइम याद रखिएगा। 242 टाइम ड्यूरेशन में यह स्तंभ स्थापित करवाए थे अशोक के द्वारा बनवाया गया है। अशोक ने इन्हें बनवाए हैं। सारनाथ का प्राचीन नाम भी आपको पता होना चाहिए, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ऋषिपत्तन। ये सारनाथ का प्राचीन नाम है। पशुओं के बीच में चौकी बनी हुई है। ये 4 पशु हैं, इनके बीच में ये क्या है, चौकी बनी हुई है, जिस पर वो स्टेबल हैं, खड़े हैं। चौकी में 24 तीलियां हैं। दीज लोकेशन कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां बनाई गई हैं। घोड़ा कहाँ पर है, दक्षिण में घोड़ा है। ये जो एनिमल्स ऐसे ऐसे भागते हुए दिख रहे हैं, तो दक्षिण में घोड़ा है। अगर लोकेशन पूछा जाए, इसका लोकेशन एक बार देख लीजिए, क्या क्या बना है। दक्षिण में घोड़ा है। घोड़ा कहाँ पर है, नीचे के साइड दक्षिण में घोड़ा है। ऊपर की साइड उत्तर में शेर है। ये यहाँ के बारे में बात हो रही है, ये वाला जो एरिया है चारों तरफ जो घूमते हुए। पूर्व में दिखाया गया है हाथी को और पश्चिम में दिखाया गया है बैल को। तो कौन कौन से एनिमल बनाए गए हैं, शेर, बैल, हाथी और घोड़ा। ठीक है, इस तरह से लोकेशन है। चौकी पर नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी भाषा में लिखा गया है। इस स्तंभ को चार्ल्स फैब्री ने क्या कहा था, किसका प्रभाव बताए थे, और स्मिथ ने। चार्ल्स फैब्री और स्मिथ ने इस स्तंभ को ईरानी प्रभाव बताए हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, ईरानी प्रभाव किसने बताया, ईरानी प्रभाव चार्ल्स फैब्री और स्मिथ ने बताया है। इसके शीर्ष पर एक चक्र है। ये जो चक्र है 2 फीट 9 इंच का है। 2 फीट 9 इंच। ठीक है, इसका साइज याद रखना है। 2 फीट 9 इंच का ये चक्र है। चार्ल्स फैब्री और स्मिथ कौन थे, तो ये आर्ट क्रिटिक थे। इन्होंने ईरानी प्रभाव बताया है। और एट द प्रेजेंट टाइम ये कहाँ पर एग्जिबिट है, लोकेशन सारनाथ में एग्जिबिट है। सारनाथ म्यूजियम में जब आप जाएंगे तो वहां पे एकदम फ्रंट में ही रखा हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन देखने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी शीर्ष के बारे में, सिंह के बारे में। सिंह जो है वो शौर्य, निर्भीकता और स्फूर्ति का प्रतीक है। घोड़ा राजस्व विस्तार का प्रतीक है, राज्य विस्तार का। हाथी विशालता चातुर्य का प्रतीक है और बैल भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। अब आप इनकी थ्योरी देखिए। पता है, अब थ्योरी पढ़ने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि जो मेन पॉइंट्स थे वो एक्सप्लेन हो चुके हैं। तो आप यहाँ से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है समझ जाएंगे। वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष लायन कैपिटल को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का सबसे एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्मचक्र प्रवर्तक यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 अवयव भाग किए गए हैं। स्तंभ जिसे बोलते हैं शैफ्ट, जो अब कई भागों में टूट चुका है। एक कलम
घंटी का आधार, उस पर बना हुआ एक ढोल जैसे 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए हैं। 4 तेजस्वी सिंहों के आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां और एक सर्वोपरि तल धर्मचक्र जो कि एक बड़ा पहिया है। यह चक्र इस समय टूटी हालत में है और सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में ये सारनाथ स्तंभ जो है वो एग्जिबिट है। इसे सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अब सारनाथ के पुरातात्विक संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए इस सिंह शीर्ष पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह एक दूसरे के पीठ सटाए उकड़ू बैठे हुए हैं, जोड़कर बैठे हुए हैं। शेर की ये चारों आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली एवं ठोस हैं। प्रतिमा की स्मारकीय विशेषता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। शेरों के चेहरे के पेशी विन्यास बहुत सुदृढ़ प्रतीक होता है। होठों की विपर्यस्त रेखाएं और होठों के अंत में उनके फैलाव का प्रभाव यह दर्शाता है कि कलाकार की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव शेरों ने अपनी सांस भीतर रोक रखी है। अयाल केसर की रेखाएं तीखी हैं और उनमें उस समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना या पॉलिश किया हुआ बनाया गया है, जो कि मौर्यकालीन मूर्तिकला की एक खास विशेषता है। शेरों की घुंघराली अयाल राशि आगे निकलती हुई दिखाई गई है। शेरों के शरीर के भारी बोझ के पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। शीर्षक फलक एबेकस पर एक चक्र बना हुआ है जिसमें चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 आरे हैं। प्रत्येक चक्र के साथ सांड, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियां सुंदर उकेरी गई हैं। ठीक है, ये चारों आकृतियां उकेरी गई हैं, जिसमें दक्षिण में घोड़ा है, उत्तर में शेर है, पूर्व में हाथी और पश्चिम में सांड या बुल। ठीक है, सांड बुल एक को ही बोलते हैं। आकृतियां सुंदर उकेरी गई हैं। चक्र का यह स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला में धम्मचक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया। प्रत्येक पशु आकृति सतह से जुड़ी होने के बावजूद काफी विस्तृत है। उनकी मुद्रा शीर्ष फलक पर गतिमान प्रतीत होती है। प्रत्येक चक्र के बीच में सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार में सीमित स्थान में भी दर्शाने की पर्याप्त क्षमता थी। वृत्त शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की तरह है, इस तरह से शेप में है, आकृति पर टिका हुआ दिखाई देता है। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी संघनता को ध्यान में रखते हुए बताया गया है। नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा गया है, बहुत ब्यूटीफुल, अच्छे से इंग्रेव किया गया है। एक स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया था कि चारों ओर से देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदुओं की कोई निश्चित सीमित नहीं रखी गई है। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है, पर वह टूटी फूटी हालत में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम परवर्ती काल में भी जारी रहा था। देखिए, अब ये देख लीजिए पिक्चर, ये ऊपर का है 4 सिंह और ये जो तीलियां और घोड़े थे
सिंह, हाथी, बैल और घोड़ा। उसके बाद यहाँ पर है जो कमल की तरह इसका शेप बनाया गया है, लोटस के शेप में, उल्टा लोटस। कितने अच्छे से, कितने डेकोरेटिव फॉर्म में, कितनी क्लीन है। जूम कर लेती हूँ, देखिए। और शाइनिंग कितनी ज़्यादा है, दैट मीन्स इस पर ओबदार पॉलिश चढ़ाई गई है। मौर्य डायनेस्टी का तो ये सबसे फेमस रहा है, ओबदार पॉलिश। नेक्स्ट है यक्षिणी, दीदारगंज यक्षी, और इसे नेक्स्ट चावर धाड़ी यक्षी के नेम से जाना जाता है। सबसे पहले आप इसका पिक्चर देख लीजिए और इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हाथ में चावर धाड़ लिए हुए हैं, इसलिए इनको चावर धाड़ी यक्षी कहा जाता है। ये इनका फ्रंट है और ये बैक का है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये मौर्य डायनेस्टी का बहुत फेमस मॉन्यूमेंट स्कल्प्टर है। सेकंड, ये दीदारगंज यक्षी मौर्य काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा, जिसका साइज है 64 फीट इंटू 5 इंच। 64 इंटू 5 इंच इसका साइज है। दाहिने हाथ में चावड़, पंख राजा वाला है। हाथ में क्या ली हुई है ये चावड़, किस हाथ में, इनका दाहिने हाथ में है। और लोकेशन एग्जिबिट कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है, तो पटना संग्रहालय बिहार में। पटना संग्रहालय बिहार में ये प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के निर्देशक डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि यह भारतीय चित्रकला, भारतीय मूर्ति कला का मोनालिसा, मतलब ये मूर्ति जो है वो मोनालिसा से कंपेयर किए थे। जिस तरह से भारतीय मोनालिसा पेंटिंग में कहा जाता है बनी ठनी को, वैसे ही डॉक्टर लक्ष्मण थे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के निर्देशक। इन्होंने इस मूर्ति की तारीफ में कहे हैं कि ये मूर्ति कला में मोनालिसा जैसा प्रतीत होता है। मूर्ति कला में मतलब कंपेयर किए, उसे तारीफ कर रहे हैं। और कलर्स पूछा जाए किसमें बनाई गई है, तो देखिए वैसे तो लाल पत्थर हो जाएगा, लेकिन ये गुलाबी पत्थर में बनाई गई है। गुलाबी पत्थर ऑप्शन में नहीं होता है, तो लाल पत्थर सही हो जाएगा, रेड सैंडस्टोन। ठीक है। और इस पर ओबदार पॉलिश चढ़ाई गई है, मौर्यकालीन ओबदार पॉलिश चढ़ाई गई है। एक बार जूम कर लेती हूँ, अच्छे से देख लीजिए, इस पिक्चर को नहीं भूलिएगा। एग्जाम में अगर पिक्चर दे दिया जाए तो देख के समझ जाइएगा चावधाड़ी का है। देखिए ये बिल्कुल जूम फॉर्म में है, हाथ में ये कुछ ली हुई हैं चावधाड़ी, ज्वेलरी पहनी हुई दिखाई गई हैं। ये इनका फ्रंट पिक्चर है, ये बैक है। जूड़ा देखिए बना हुआ है और ऑर्नामेंट्स, काफ़ी सारे ज्वेलरीज वगैरह पहनी हुई हैं, और ये हाथ में चावधाड़ी ली हुई हैं। अब इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, और कुछ इनकी हिस्ट्री देख लीजिए। हाथ में चामर चौरी पकड़े खड़ी यक्षिणी की जो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है, वह भी मौर्यकालीन मूर्तिकला की परंपरा का एक अच्छा उदाहरण, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में एट द प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है, पटना म्यूजियम में। यह लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर से बनाई गई है। इसका अंग विन्यास संतुलन एवं समानुपातिक है। इस सतह पॉलिश की हुई चिकनी है, सतह जो है वो पॉलिश की हुई चिकनी है। यक्षिणी के दाहिने हाथ में चौरी पकड़े हुए दिखाया गया है, इसकी दूसरी हाथ टूटी हुई दिखाई गई है, टूटा हुआ है। ठीक है, एक बार पिक्चर देख लीजिए, पहला हाथ तो बना हुआ है लेकिन दूसरा हाथ टूटा हुआ दिखाया गया है। देखिए इनके पास दूसरा हाथ नहीं है। इस प्रतिमा में रूप और माध्यम के प्रयोग में कुशलता बरती गई है। गोल गठीली काया के प्रति मूर्तिकार की संवेदनशीलता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। चेहरा एवं कपोल गोल गोल और मसल्स दिखाए गए हैं। ठीक है।
लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है। यक्षिणी गले में हार पहने हुए हैं जो पेट तक लटका हुआ है। पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है। अधोवस्त्र को बड़ी सावधानी से बनवाया गया है। टांगों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ है, मतलब फोल्ड किया गया है इस तरह से धोती जैसा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, जो कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी ऊपर से नीचे की तरफ उसकी टांग तक गिरी रहती है। वह पैरों में मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए जो अपने टांगों पर मजबूती से खड़ी हैं, पैरों के थ्रू खड़ी हुई हैं मजबूती से। धड़ भाग का भारीपन उसके भारी उरोजों में दृष्टिगोचर होता है। सिर के पीछे केश राशि का एक गांठ में बंधी हुई है। पीठ खुली हुई है। पीठ का वस्त्र दोनों टांगों को ढाकता है। दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चौरी की प्रतिमा की पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट है स्तूप आराधना भरहुत। भरहुत का है ये स्तूप आराधना। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। परवर्ती शताब्दी के स्तूपों में और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ। ऐसे अनेक स्तूप भी हैं जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उनमें कुछ और नए मोड़ दिए गए। स्तूप में एक बेलनाकार डोल, एक वृत्ताकार अंडा और चोटी पर एक हर्मिका और छत्र होती हैं। ये भाग हिस्से सदा ज्यों का त्यों रहे, लेकिन आगे चलकर इनके रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए। इस प्रकार स्तूप में वास्तुकारों तथा मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने की काफी गुंजाइश होती है और उसमें तथावश्यक परिवर्तन कर सकते हैं और नई नई प्रतिमाएं उकेर सकते हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों का दर्शन नहीं होता है। बुद्ध की प्रतीकों जैसे कि पद चिन्हों, स्तूपों, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में ही दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि इस समय तक पूजा या आराधना की पद्धति सरल थी और कभी-कभी उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया था। जातक कथा या बुद्ध के जीवन के किसी घटना का वर्णन बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग बन गया था। जातक कथाएं स्तूपों के परिक्रमा पथों और द्वारों पर चित्रित की गई। चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप से संक्षेप आख्यान, सतत आख्यान और घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो सभी बौद्ध स्मारकों में मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, लेकिन मूर्तियों या आकृतियों में सजावट करने के मामलों में जातक कथाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पर उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान, बुद्ध प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तक और महापरिनिर्वाण जन्म चक्र के मुक्ति की घटनाओं को ही अक्सर चित्रित किया गया है। जिन जातक कथाओं को अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्रित दर्शाया गया है वो मुख्य रूप से छंदंत जातक, विदुर पंडित जातक, रुरु जातक, शिव जातक, बेसांतर जातक और शम जातक से हैं। ये कुछ सर्टेन क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए।
क्या आप यह सोचते हैं कि भारत की प्रतिमाएं, मूर्तियां बनाने की कला मौर्य काल की शुरू हो गई थी? इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? उदाहरण सहित एक्सप्लेन करना है, आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, स्तूप का क्या महत्व था? स्तूप वास्तुकला का विकास कैसे हुआ था? थर्ड क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की वे 4 घटनाएं कौन सी थीं जिन्हें बौद्ध कला के भिन्न भिन्न रूपों में चित्रित किया गया? ये घटनाएं किस बात का प्रतीक हैं? फोर्थ नंबर पर है, जातक कथाएं क्या हैं? जातक क्या है? जातका बौद्ध धर्म के कितने जातक स्टोरीज होती हैं? 547। तो बताइए जातक कथाएं क्या हैं? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। जातकों का बौद्ध धर्म से क्या संबंध है, पता लगाइए। पता है कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। इवन आप पता है ये सारे क्वेश्चन देख के भी सोच रहे होंगे कि काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो फाइनली आज की क्लास में थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी फोर्थ चैप्टर, भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें पता है बहुत सारे जितने भी स्कल्पचर हैं उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। चैनल पर न्यू है सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।